जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 के लिए जीके का एक और मॉक टेस्ट। दोस्तों 25 प्रश्न इस मॉक टेस्ट में है, तो इनका अभ्यास करते हैं। और ये सारे प्रश्न एसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इनका अभ्यास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आज के मॉक टेस्ट में शामिल हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न, एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एक डेटाबेस से अगर आपको डेटा प्राप्त करना है तो हम जिस लैंग्वेज का यूज करेंगे वो लैंग्वेज कौन सी है, वो है आपकी एसक्यूएल। इस भाषा का प्रयोग किया जाता है एक डेटाबेस से लैंग्वेज प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, एसक्यूएल का मतलब क्या है, तो ये होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आप याद रखना, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है। दोस्तों भारत सरकार का जो बैंकर है, ये भारत सरकार का बैंक है, वो है आपका भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई। तो भारतीय रिजर्व बैंक ये भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, कलकत्ता में हुई थी, याद रखना। और इसके लिए एक आयोग बना था, हिल्टन यंग आयोग ये बना था, तो ये भी आप याद रखिएगा। पूछा जाता है आपसे, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई है। ठीक है दोस्तों, आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकृत किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। 1 जनवरी 1949। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है, दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। वॉशिंगटन में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। आपसे पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक। एसबीआई का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक, और 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, इंपीरियल बैंक पुराना नाम था, वर्तमान नाम एसबीआई है, और 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी आप याद रखें। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है, वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है। दोस्तों हीमोफीलिया का लक्षण क्या होता है, दोस्तों हीमोफीलिया एक रोग है और इसमें व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चोट लगने पर रक्त का थक्का न बनना, ये हीमोफीलिया का सबसे प्रमुख लक्षण होता है, आप याद रखें। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोफीलिया कैसी बीमारी है, तो एक जेनेटिक रोग होता है, आपका आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। ठीक है, ये ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ थी, उसमें सबसे पहली बार देखा गया था, इसीलिए इसको राजाओं का रोग भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि राजाओं का रोग किसे कहा गया है, तो हीमोफीलिया को राजाओं का रोग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है रतौंधी, यानी कि निक्टेलोपिया, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, ये आप याद रखें। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, हीमोफीलिया रक्त का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट प्रश्न, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की क्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों पक्षियों द्वारा जो परागण होता है इसको हम बोलेंगे ऑर्निथोफिली। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑर्निथोफिली, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, आप याद रखना। और भारत में 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें भारत का बर्डमैन कहा जाता है, उनका जन्मदिन 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप याद रखिएगा, 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों मकड़ियाँ जो रखी गई हैं वो कौन से फाइलम में आती हैं। अच्छा स्पीसीज पूछिए ना,
तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, मकड़ी को आप हमने रखा है ऑर्थोपोडा में, ऑप्शन डी। मकड़ियाँ ऑर्थोपोडा के सदस्य हैं। इस पर आर्थोपोडा में क्या क्या चीज़ आती है, तिलचट्टा हो गया, झींगे हो गए, मछली हो गई, केकड़ा हो गए, और मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, मधुमक्खी, टिड्डा, ये सब आपके ऑर्थोपोडा में आते हैं। मतलब कीट वर्ग की एक वो मान सकते हैं आप, ये कीट वर्ग इसी में आता है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप याद रखना, मकड़ियों का अध्ययन अरेक्नोलॉजी कहलाता है। मकड़ियों का अध्ययन क्या है, एरेक्नोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। और मकड़ी जो है ना, मतलब एक चीज़ और ध्यान रखना, मकड़ी एक ऐसा जीव है जो मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद, संभोग के बाद नर की हत्या कर देती है। ये पूछा जाता है, तो आप इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, और क्वेश्चन संख्या 6, क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक है? दोस्तों, इन ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल का। जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये आप याद रखना, जल का घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वैसे जल का घनत्व होता कितना है, 1 ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। ये आप याद रखिएगा, ये जल का घनत्व होता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए घनत्व कैसी राशि है, सदिश या अदिश, तो घनत्व अदिश राशि है। और घनत्व जो है ये अंतरिक्ष में, धरती पर, कहीं पर भी चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे भार बदल जाता है, लेकिन घनत्व कभी भी चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति किस तिथि को होती है? दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क संक्रांति होती है वो होती है 21 जून को, ऑप्शन डी। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 8, क्या कहा गया है, नालंदा महाविहार साइट किस राज्य में है? दोस्तों, नालंदा जो महाविहार है ये बिहार के शरीफ ज़िले में है। ठीक है, बिहार शरीफ ज़िले में है, तो ये बिहार में है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और जो नालंदा महाविहार है ना, ये कुमारगुप्त ने बनवाया था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, बिहार का ना एक डांस याद रखना, जटा जटिन, ये पूछ लेता है एग्जाम में, जटा जटिन कहाँ का डांस है, बिहार का। और एक डांस और आता है इसका, विदेशिया, विदेशिया भी बिहार का डांस है। और एक डांस और याद है ना, झिझिया, झिझिया कहाँ का डांस है, तो बिहार का डांस है झिझिया। ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बिहार में एक त्यौहार होता है आपका छठ पूजा, छठ पूजा त्यौहार, जिसमें भगवान सावित्री अर्थात सूर्य की पूजा की जाती है, ये बिहार में मनाया जाता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो बिहार में ना एक मेला लगता है, सोनपुर का मेला, और सोनपुर का मेला पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। सोनपुर पशु मेला बिहार में लगता है, और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। तो ये भी आप याद रखना, सोनपुर पशु मेला बिहार में। और बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डेजर्ट फेस्टिवल डैश में आयोजित किया जाता है? दोस्तों, डेजर्ट फेस्टिवल जो आयोजित होता है ये कहाँ पर होता है? तो इसका सही जवाब होगा, जो डेजर्ट फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है फरवरी के माह में, और ये राजस्थान के जैसलमेर शहर में होता है, ऑप्शन बी जैसलमेर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में किस शहर को मरुस्थल की रानी कहा जाता है? दोस्तों, मरुस्थल की रानी जैसलमेर को कहा गया है। ठीक है, मरुस्थल की रानी जैसलमेर, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? दोस्तों, भारत में पूर्व की सीमा, देखो पूर्व कहाँ होता है आपके मैप में, जब भी पूर्व की दिशा आपको ज्ञात करनी है तो आपके सीधे हाथ की ओर जो दिशा होगी वो आपकी पूर्व की ओर होती है, मतलब ये दिशा। तो देखें, पाकिस्तान अफगानिस्तान, दोस्तों पाकिस्तान यहाँ आता है, मतलब पश्चिम में, ये तो नहीं होगा। चीन नेपाल भूटान, चीन नेपाल भूटान, देखो भूटान आपका यहाँ है आपका, ठीक है, ये थोड़ा उत्तर में आता है, उत्तर पूर्व में भूटान। और अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान तो आपका ये है, तो ये आपका उत्तर में पहुंचेगा। म्यांमार और बांग्लादेश, हाँ म्यांमार यहाँ पर आता है आपका इस वाले क्षेत्र में, बांग्लादेश ये आता है आपका नीचे इसके। तो ये आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। भारत के पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा लगती है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के मतलब पूर्व में कौन सी जल राशि है, तो दोस्तों भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी आती है, ये पूछ लेता है एग्जाम में, भारत के पूर्व में कौन सी जल राशि है, तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और इधर हिंद महासागर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, म्यांमार और बांग्लादेश, ये भारत के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न,
वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है क्या कहलाती हैं? दोस्तों ऐसी वस्तु कीमत बढ़ने पर जिनकी खपत बढ़ जाएगी उनको आप क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्टार लगा रहा हूँ, आप इसको रट लेना या स्क्रीनशॉट लेना, बाद में इसको याद कर लीजिएगा। वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ती है उनको गिफिन वस्तुएं कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? दोस्तों इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो आप याद रखिएगा, एक जर्मनी के जीव विज्ञानी थे, इनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इकोलॉजी शब्द दिया गया था। अर्नेस्ट हैकल ने दिया था इकोलॉजी शब्द, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा यहाँ पे ना एक शब्द लिखा गया आपका रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? दोस्तों कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, केले के झाई, केले की झाई पौधों की बीमारी किसके कारण होती है? दोस्तों केले की झाई बीमारी जो होती है इसका कारण क्या है ये हमें बताना है, तो आप याद रखिएगा ये एक कवक से होती है। ऑप्शन बी, केले की जो झाई बीमारी है ये कवक से होने वाली बीमारी है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के त्रिची में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ये तमिलनाडु के त्रिची शहर में है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। साथ साथ आपको याद रखना दोस्तों, कवक जो होते हैं ये अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, ये परपोषी होते हैं, ठीक है, क्योंकि कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? ये आपकी काइटिन की बनी होती है। अगर आपसे पूछे मशरूम क्या है, तो मशरूम एक कवक होता है, और मशरूम एक ऐसा कवक है जिसको आप अपनी सब्जी के रूप में खा सकते हैं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 14, क्या कहा गया? भारत के केंद्रीय सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख के लिए कौन सा विभाग नोडल विभाग होता है? मतलब है दोस्तों सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को कौन सा विभाग देखता है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, भारत के केंद्रीय सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख के लिए व्यय विभाग एक नोडल एजेंसी होती है। तो व्यय विभाग इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए, व्यय विभाग। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय मिर्चियों में से कौन सी विश्व की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक मानी गई है? दोस्तों भारत में सबसे तीखी मिर्च कौन सी है? भूता जलोकिया। भूता जोलोकिया, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है भूता जलोकिया। ये नागालैंड की मिर्च होती है, ठीक है, नागालैंड में होती है भूता जलोकिया, और इसे राजा मिर्च भी कहा जाता है, राजा मिर्च या भूता जलोकिया। दोस्तों क्या आपको पता है कि मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो आप याद रखना, मिर्च का तीखापन होता है कैप्सिसिन के कारण, कैप्सिसिन के कारण, ठीक है, पूछा जाए तो कैसे याद रखेंगे? मिर्च लगने पर आप करते हैं सीसी, मतलब यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, तो कैप्सिसिन के कारण मिर्च का तीखापन होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों जो ज़्यादा सुंदर होता है वो गर्म भी होता है। हॉट किसको बोलेंगे? जो ज़्यादा सुंदर होता है। तो आप याद रखिएगा, सुंदरता का ग्रह शुक्र को कहा जाता है, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा गया है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब शुक्र के नाम है, ठीक है। और बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब इनके उपग्रहों की संख्या 0 है। अच्छा हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अगर आपसे पूछे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के। सौरमंडल में सबसे ज़्यादा जो ग्रह हैं उपग्रह वो शनि के हैं 82, और बृहस्पति के अब 80 हो गए हैं, ठीक है, बृहस्पति के अब 80 हो चुके हैं, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र, और इस पर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल भी मिलते हैं, ये भी आप याद रखना कि सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल कहाँ मिलते हैं? तो शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में गोली मारकर की गई थी। कहाँ, किस शहर में? दिल्ली के बिरला हाउस में, ठीक है, ये शाम के समय इनको गोली मारी गई थी। तो ये नाथुराम गोडसे एक आरएसएस के मतलब नेता थे, ये आरएसएस से प्रेरित थे, तो नाथुराम गोडसे के द्वारा ये मतलब गोली मारी गई थी, आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखें, नाथुराम गोडसे। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी जो थी ये थी आपकी इसके अनुसार पटना, इस्लामाबाद, फतेहपुर सीकरी और लाहौर। तो आप याद रखें ये लाहौर में थी, लेकिन इनकी आध्यात्मिक राजधानी जो थी वो अमृतसर थी। महाराजा रणजीत सिंह की आध्यात्मिक राजधानी अमृतसर थी, और इनकी जो प्रशासनिक राजधानी थी वो लाहौर थी। लाहौर कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है, याद रखना, लाहौर रावी नदी के तट पर है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
सीसा पेंसिलों में शीशे की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों सीसा पेंसिलों में शीशा नहीं होता है, ध्यान रखना, 0% होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में चल रहा होगा सर सीसा पेंसिल कैसे बनती है, मतलब देखो, जब ग्रेफाइट में मोम मिला दें आप, ग्रेफाइट में मोम, ग्रेफाइट प्लस मोम को मिला के सीसा पेंसिल बनती है, मतलब ग्रेफाइट और मोम का मिश्रण ही सीसा पेंसिल बनाता है, आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों? अच्छा चलो आप बताओ, आपको एक क्वेश्चन बताना है। आप जब पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल से आप जब लिखेंगे तो कागज़ पे वो जो चिपकता है, मतलब पेंसिल से जब आप लिखते हैं तो इसमें कौन से बल कार्य करते हैं? मान लीजिए मैं आपको देखो मार्कर चला रहा हूँ अभी आपका इस पर, तो ये जो मार्कर की इंक है ये किस बल के कारण चिपक रही है? या आप पेन से पेपर पे लिखते हैं तो किस बल के कारण जो पेन की इंक होती है वो पेपर से चिपक जाती है? दो बल कार्य करते हैं, लिख के बताइए कमेंट में कि मार्कर से बोर्ड पर लिखना या पेंसिल से कागज़ पर लिखना, इसमें कौन सा बल कार्य करता है? क्लियर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सीसा पेंसिल 0% होता है शीशे का। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 20, क्या कहा गया है? भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? दोस्तों भारत के संविधान के अनुसार भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया है, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ही हमने लिया है। तो ये आप याद रखना, भारत की नागरिकता जो है ये एकल नागरिकता होती है, जबकि अमेरिका में दोहरी होती है। ठीक है, नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में मिलेंगे आपको, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों महासागर की गहराई यदि मापेंगे तो हम फेदोमीटर का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों क्या आपको पता है कि विश्व महासागर दिवस कब होता है? हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, आप याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। नेक्स्ट प्रश्न, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? दोस्तों संविधान सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए जो उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किया था वो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946 को पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी आप याद रखिएगा, 6 वर्ष का। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल फिक्स नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल फिक्स है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है, आप याद रखें। यदि आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर, लिम्बाराम किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? दोस्तों लिम्बाराम का संबंध जो है ये आपका तीरंदाजी से है, ऑप्शन बी, लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से, ये आप याद रखें। क्या आपको पता है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, देखो भाला फेंक, भारत में भाला फेंक के लिए एक खिलाड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नीरज चोपड़ा। ये कई बार क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक। टोक्यो ओलंपिक में भारत को जो एकमात्र गोल्ड मेडल मिला था वो नीरज चोपड़ा को ही मिला है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों विश्व इतिहास की झलक, इस पुस्तक के लिखने वाले व्यक्ति हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक लिखी गई है, आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, इनकी एक किताब और है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कभी क्वेश्चन आए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये भी किताब है आपकी जवाहरलाल नेहरू की, ये भी आप याद रखें। अच्छा यहाँ पे ना शशि थरूर लिखा गया ऑप्शन में, इनकी किताब बता देता हूँ, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा मॉक टेस्ट, 25 प्रश्नों का अभ्यास हमने किया था एसएससी एमटीएस के लिए। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो आप अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। और दोस्तों आज मैं किसी कारणवश साइंस का जो मॉक टेस्ट है सुबह अपलोड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन सुबह को आपको कंपलसरी आपका साइंस का मॉक टेस्ट आएगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए चैनल के साथ में। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।